स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे जैव विकास के सिद्धांत। तो जैव विकास के सिद्धांत के संबंध में हमने बताया था कि जैव विकास के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत जो था, सबसे पहला सिद्धांत, वो लाइमार्कवाद था। उसकी विस्तृत चर्चा भी की गई थी, उसके तथ्य पढ़े गए थे और उसकी आलोचना पढ़ी गई थी। लाइमार्कवाद के बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है वो हमारा है डार्विनवाद। डार्विनवाद, इसका नाम डार्विनवाद क्यों पड़ा? जैसा कि अभी हमने बताया था कि लाइमार्कवाद का नाम, लाइमार्क साइंटिस्ट का नाम है, उनके आधार पर, उनके अनुसार उनके तथ्य, उनके सिद्धांत को जो है नाम दिया गया था लाइमार्कवाद। ये भी जो डार्विनवाद है, एक साइंटिस्ट थे जैव विकास से संबंधित, डार्विन के नाम के आधार पर ही इनकी जो थ्योरी थी, इनका जो सिद्धांत था, उसको डार्विनवाद बोला गया। अब डार्विन का अगर हम पूरा नाम देखें तो इनका जो पूरा नाम है वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये डार्विन का पूरा नाम, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डार्विन का पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब बात करते हैं कि डार्विनवाद में जो तथ्य दिए गए हैं वो कितने हैं। तो डार्विनवाद के कुल टोटल जो है 6 तथ्य हैं और इनके द्वारा जो तथ्य प्रतिपादित किए गए उनको किस बुक में प्रकाशित किया गया, इनकी बुक का क्या नाम है। तो जो डार्विनवाद, डार्विन की जो पुस्तक है, डार्विन की पुस्तक का नाम जो है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक का नाम है। इंग्लिश में कहते हैं इसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन की पुस्तक का नाम है। अब हम देखते हैं कि डार्विन के द्वारा जो 6 तथ्य दिए गए हैं वो कौन कौन हैं और प्रत्येक तथ्य को समझते हैं। डार्विन का जो पहला तथ्य है, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता। ये डार्विन का पहला तथ्य है। इनके अनुसार कि जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, प्रत्येक जीवधारी में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। लेकिन जीवधारी के द्वारा जितने भी संतानों की उत्पत्ति की जाती है, उसकी सभी संतानें क्या जीवित रह पाती हैं? ये संभव नहीं है। दूसरा इनका तथ्य है जीवन संघर्ष। डार्विनवाद के द्वारा जो है, जो नेक्स्ट इनका तथ्य था वो जीवन संघर्ष था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष का मतलब ये है कि जितने भी जीवधारी किसी जीव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उनको एक संघर्ष से होकर के गुजरना पड़ता है। संघर्ष क्या होता है, कौन सा संघर्ष है? तो जन्म के बाद जीवधारी की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन, प्रकाश, आवास, मतलब जीवित रहने के लिए भोजन, प्रकाश और आवास, 3 चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता होती है। इनको प्राप्त करने के लिए जीवधारी आपस में संघर्ष करते हैं। इसी को हम जीवन संघर्ष कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार जो जीवधारी जीवन संघर्ष में सफल होता है वही सर्वाइव कर पाता है, अदरवाइज वो नष्ट हो जाता है। तो जीवन संघर्ष को जो है इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से 3 भाग हैं जीवन संघर्ष के? सबसे पहला संघर्ष है
सजातीय जीवन संघर्ष, दूसरा है अंतरजातीय, और तीसरा है वातावरणीय। तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है सजातीय। जैसा कि नाम ही लिखा है सजातीय, सजातीय का मतलब होता है वह जीवधारी जो संरचना में एक ही समान हो, जिनकी आवश्यकताएं समान हो। अगर शाकाहारी हैं तो शाकाहारी होंगे, मांसाहारी हैं तो मांसाहारी होंगे, सजातीय संरचना वाले होंगे, एक ही प्रकार की संरचना वाले होंगे। इनमें जो संघर्ष होता है ये बहुत ही भयानक होता है। जैसे मान लीजिए शेर तथा शेर, दो शेरों के मध्य संघर्ष। एक ही जात के जंतु हैं, इनकी आवश्यकता भी समान है। ये भी शेर भूखा है और ये भी शेर भूखा है, दोनों एक ही जात के हैं, दोनों एक ही जात के हैं। ये भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है। यहाँ पर कोई मांस का टुकड़ा रखा है, अब ये भी शेर खाना चाह रहा है, ये भी शेर खाना चाह रहा है। इनमें आपस में संघर्ष होगा। जो संघर्ष में सफल होगा वही भोजन ग्रहण कर पाएगा, और जो असफल होगा वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और यहाँ से बिना भोजन किए ही उसको वापस जाना होगा। इस प्रकार से ये असफल हो जाएगा और भूख के अभाव, भोजन के अभाव में जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाता। एट लास्ट इसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा है अंतर्जातीय। अंतर्जातीय का मतलब ये हुआ कि ये होंगे तो दो जीवधारी, लेकिन इनकी जातियाँ चेंज हो सकती हैं, इनकी आवश्यकताएं समान भी हो सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए शेर तथा लोमड़ी, दो जंतु हैं, इनके बीच में संघर्ष हो रहा है भोजन के लिए। यहाँ पर कोई भोजन रखा है, लोमड़ी भी मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी है, दोनों को भोजन चाहिए। तो यहाँ पर जैसे लोमड़ी अगर शेर को देखेगी तो देखने के बाद चाहे जितनी भूखी हो, लेकिन शेर से संघर्ष करने की हिम्मत इसके अंदर नहीं होगी। तो इस कंडीशन में अंतर्जातीय जीवन संघर्ष में क्या होता है, एक जीवधारी प्रत्यक्ष रूप से सीधे जो है उससे दूसरे जीवधारी से दूर हो जाता है और उसको जो है भोजन नहीं मिल पाता, या आवास है, अगर आवास के लिए संघर्ष हो रहा है तो आवास नहीं मिल पाता। इस प्रकार प्रकृति में जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और एक जीवधारी की प्रत्यक्ष रूप से हानि हो जाती है। वातावरणीय नेक्स्ट है हमारा संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष। ये संघर्ष सबके लिए है, चाहे सजातीय हो चाहे अंतर्जातीय हो। इस संघर्ष से जो है सबको होकर गुजरना ही गुजरना है। वातावरण के अकॉर्डिंग, मतलब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर जीवधारी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता, अपने आप को ढाल नहीं पाता है, तो वो प्रकृति में जो है सर्वाइव नहीं कर पाता, जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो जीवन संघर्ष होता है वो 3 प्रकार का होता है, सजातीय, अंतर्जातीय और वातावरणीय। ये जो तथ्य थे वो डार्विन के 2 तथ्य। तो नेक्स्ट जो इनका तथ्य है डार्विन का, यो है योग्यतम की उत्तर जीविता। इस तथ्य से अभिप्राय यह है कि यहाँ पर लिखा है योग्यतम की उत्तर जीविता। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम लेकर के इसको समझ सकते हैं। जैसा कि लिखा है योग्यतम, योग्यतम का मतलब सुपर है। तो अगर यहाँ पर योग्यतम वही होगा जो प्रकृति के चयन के या प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल सकता हो, वही योग्यतम माना जाएगा और वही प्राणी जो है उत्तर जीविता का मतलब वो अपना जीवन सफल कर सकता है और प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास चल रही है, उस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं और उसमें 3 या 4 नए टीचर्स एक ही सब्जेक्ट के हों और बारी बारी से उनका डेमो करवाया जाए और फिर विद्यार्थियों से उनका फीडबैक लिया जाए। तो विद्यार्थी एक सीक्वेंस में बताते हैं कि फला सर बहुत अच्छे थे, वो लिखते बहुत अच्छा थे, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ उनकी नहीं अच्छी आ रही थी।
दूसरा स्टूडेंट्स दूसरे के बारे में बताएंगे कि उनकी राइटिंग थोड़ा सा वीक थी लेकिन आवाज़ अच्छी थी। और फिर एट लास्ट जो है जो चारों लोग जाएंगे डेमो देने, तो किसी एक पर निष्कर्ष निकल करके आएगा कि हाँ वो जो सर हैं उनका एवरेज सब कुछ ठीक है, तो उनका ही सिलेक्शन किया जाए। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर योग्यतम माना जाता है और अकॉर्डिंग उनके जो है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उनके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है, बच्चे भी उसको जो है अडाप्ट कर लेते हैं और वो योग्यतम माना जाता है और क्लास में जो है उसका चयन हो जाता है। इसी प्रकार से जो है जो जीवधारी होते हैं हमारे, वो प्रकृति के अनुरूप अगर अपने आप को ढाल लेते हैं तो सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। चौथा तथ्य इनका है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण, यहाँ पर लिखा है वर्ण, वर्ण मीन्स चयन। तो इस तथ्य में डार्विन ने बताया कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो अगर प्रकृति के अनुरूप का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम ऊनी कपड़े नहीं पहन सकते, या बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, ठंडक हो रही है, तो हम जो है सीधे बिना ऊनी कपड़ों के नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब अगर हम प्रकृति से विरोध करें, विरोधाभास उत्पन्न करें, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा धूप है और हम ऊनी कपड़े पहन लें तो हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो तथ्य है डार्विन का, ये कहता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपने आप को चाहे भोजन की दृष्टि से हो, चाहे रहने की दृष्टि से हो, अगर वो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाते तो वो जीवित नहीं रह सकते। इस प्रकार से ये हमने देखा कि जो पहला तथ्य था इनका, जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति की क्षमता, योग्यतम की उत्तरजीविता, और दूसरा था जीवन संघर्ष, और तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता, और चौथा है प्राकृतिक वर्ण। क्या होगा? विभिन्नताएं। डार्विन के अनुसार जितने भी जंतु होते हैं तो उनसे जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य उत्पन्न होंगी। वो विभिन्नताएं अगर इस प्रकार से उत्पन्न हो गई कि प्रकृति से विरोधाभास उत्पन्न करें, ऐसी विभिन्नताएं उन जंतुओं के लिए उनके अनुकूल नहीं होंगी और वे जंतु जो है प्रकृति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि विभिन्नताएं होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी भी विभिन्नताएं न हों जो प्रकृति के विरोधाभास उत्पन्न करें। और अगर विभिन्नताएं विरोधाभास उत्पन्न करेंगी तो जीवों के द्वारा जो नए जीवों की उत्पत्ति हुई होगी वो जंतु प्रकृति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इनका तथ्य डार्विन का, नई जातियों की उत्पत्ति। लास्ट तथ्य है इनका, लास्ट है नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन के अनुसार धीरे धीरे जंतुओं में विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं और वे विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होकर के एक नई जाति के रूप में विकसित हो जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, अगर हम बाघ का एग्जाम्पल ले लें, बाघ और बिल्ली दोनों की शारीरिक संरचना अगर देखा जाए तो बनावट बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल समान जो है उनकी बनावट होती है। बाघ के शरीर पर भी जो है धारियाँ बनी होती हैं, बिल्ली के शरीर पर भी धारियाँ बनी होती हैं। जैसा मुंह बाघ का होता है वैसा मुंह बिल्ली का होता है, बिल्कुल सेम एनाटॉमी होती है, बस आकार में परिवर्तन होता है थोड़ा सा। बाघ का आकार बड़ा होता है, बिल्ली का आकार छोटा होता है। अब अगर देखा जाए तो शारीरिक एनाटॉमी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाघ के पूर्वज रहे होंगे वही बिल्ली के पूर्वज रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या है, प्रकृति में धीरे धीरे उनकी जो संतानें उत्पन्न हुई और उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती गईं और पीढ़ी दर पीढ़ी वह विभिन्नताएं एकत्रित होकर के नई जातियों के रूप में विकसित हो गईं।
तो ये जो बिल्ली है शारीरिक संरचना में बाघ के समान है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके और इनके दोनों के, बाघ और बिल्ली के जो पूर्वज रहे होंगे वो सेम रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो डार्विन के तथ्य थे वो 6 तथ्य हैं डार्विन के। पहला तथ्य है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, दूसरा है जीवन संघर्ष, तीसरा तथ्य था योग्यतम की उत्तरजीविता, और चौथा तथ्य था विभिन्नताएं, और अगला तथ्य था नई जातियों की उत्पत्ति और प्राकृतिक वर्ण। इस प्रकार से हमने 6 तथ्य पढ़े और डार्विन की पुस्तक का नाम भी जाना। अब हम देख लेते हैं डार्विनवाद की आलोचना। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ कमी जरूर रह जाती हैं। तो डार्विनवाद की भी आलोचना की गई। आलोचना में कुछ बिंदु हैं जो शामिल किए गए। डार्विनवाद की आलोचना में जो प्रमुख बिंदु थे, इन्होंने अंगों के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग, अंगों के उपयोग और अनुपयोग के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। दूसरी चीज़ उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी। इस प्रकार से जो है जब डार्विनवाद की आलोचना की गई, आलोचना के बाद इनमें कुछ जो इनके सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ इनके जो है आलोचना के बाद जो इनके सहयोगी थे, उन्होंने इनके इस सिद्धांत में कुछ सुधार की अपेक्षाएं की, और सुधार के बाद जो भी कमियां रह गई थी, सुधार होने के बाद जो नया सिद्धांत इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया, उस नए सिद्धांत का नाम नव डार्विनवाद रखा गया। नव डार्विनवाद के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से हमने जो है डार्विनवाद के सारे तथ्य पढ़े, इनकी पुस्तक का नाम पढ़ा और इनकी आलोचना समझी। अब जैव विकास का जो अगला तथ्य है वो है उत्परिवर्तनवाद। तो उसके संबंध में जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।